ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से जब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, थोड़ी सी हम पस मंज़र इसकी कि कुछ स्टूडेंट्स को वो लिंक कर पाए। हमने ये कहा था कि वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो लिपिड्स हो, ये सारे के सारे ये जो इस्तिलाहात में इस्तेमाल करो, आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोटीन का भी थोड़ा बहुत आइडिया है, कार्बोहाइड्रेट की या लिपिड्स की थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं है तो ये वो तमाम कंपाउंड्स है जो हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं या फिर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं या फिर एनिमल के अंदर, एनिमल की टिश्यूज़ सारी प्रोटीन पे, कार्बोहाइड्रेट्स और इसी तरह से लिपिड्स जो है। एक तो हम ये कहते हैं कि वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो प्लांट से हासिल किए जाए, चाहे वो एनिमल से हासिल, वो हम कहते हैं उसको कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन, बहुत ही गौर से, कार्बन और हाइड्रोजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बात रिपीटेड है, कार्बन एक एलिमेंट है और दूसरी हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन और इससे डिराइव होने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन, यानी वो किस तरह से बनी हुई होती है, उसके अंदर कौन सी बॉन्ड होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इसी तरह से इसको कंपोजिशन कहते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि वो जो सॉलिड होती है, लिक्विड होता है, गैस होती है, और फिर इसी तरह से वो किन किन अशिया के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, किन के साथ नहीं करते हैं, ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं। फिर हम उनके चेंजेस को भी डिस्कस करते हैं, चाहे वो केमिकल चेंज हो या फिज़िकल चेंज हो। ये बहुत सतही बातें मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका 9th की जो दूसरी टॉपिक है गालिबन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बहुत एलाबोरेट करके बताया। इसमें बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पर आपके जहन में उभरने वाला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होती है शक्ल और सूरत में कैसे दिखती है, ये पूरी हमारी चैप्टर इसी के ऊपर होगा। इसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे, इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें आपको मिलेगी, इसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे वो कंपाउंड्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कैसे उसको हासिल किया जाता है, ये पूरी हमारी इस चैप्टर की डिस्कशन का हिस्सा होगा। और इसमें जो जिसको हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जो खालिसतन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बायो ऑर्गेनिक कहेंगे। बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको थोड़ा सा आगे ये भी मैंने अर्ज़ किया था आप लोगों से कि इसको अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया जिसको कहते हैं बायो केमिस्ट्री। अच्छा, ये थोड़ी सी पस मंज़र थी पिछले टॉपिक्स की। आज का जो टॉपिक है वो इस सवाल के जवाब को सामने रख कर कि अगर हमसे कोई भी पूछ लें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट हो, हम कहेंगे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट, तो आपसे ये पूछ ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत आने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उसकी क्या क्या शनाख्ती खसूसियात हैं, उसकी क्या क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे उसको पहचाना जा सके, जिसकी बुनियाद पे उसको समझा जा सके। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और इसकी एग्जांपल से भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर लूँगा कि किस बुनियाद पे सॉल्युबिलिटी को सामने रखकर कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। तो नंबर फर्स्ट विल बी सॉल्युबिलिटी। इस जो भी हमारी सॉल्युबिलिटी, अच्छा, सॉल्युबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, जैसे आपको अगर याद हो वर्ड वाइज लफ्ज़ के हिसाब से अगर हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, 9 की केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो मिक़दार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होती हो उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, किसी ख़ास टेम्परेचर पे, ख़ास टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की एक मखसूस मिक़दार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हल होती है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी डिफरेंस अशिया की डिफरेंट होते हैं, आपको भी पता होगा। मिसाल के तौर पर जो है नमक और चीनी की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है,
लेकिन हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा इंटरैक्टिव फोर्सेस की बुनियाद पे समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर हम चीनी को फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के अंदर हम हल कर दें तो वो हल हो जाती है। क्या इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो पानी के अंदर हल होते हैं या नहीं, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि अगर आपने वैक्स देखा होगा, वैक्स ये हमारी वैसलीन भी हो सकती है, ठीक है, वैसलीन जो खूबसूरती और जो भी मेकअप का एक इंग्रेडिएंट होता है बहुत इम्पोर्टेंट, तो उसमें जो वैसलीन को अगर आप तेल के अंदर, किसी भी तेल के अंदर अगर आप उसको, चाहे वो बादाम का तेल हो, आलमंड ऑयल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के तेल होते हैं और इनके जिस शे से वो हासिल होती है उसके नाम के हिसाब से उसका नाम है। आलमंड ऑयल बादाम, मस्टर्ड जो है सरसों से। तो इसके अंदर अगर आप इस वैक्स को या वैसलीन को आप उसको डिज़ोल्व कर लेंगे, डालेंगे, तो उसके अंदर हल हो जाएगी। लेकिन उसी वैक्स को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो वैक्स पानी के अंदर हल नहीं होगी। द रीज़न बीइंग इसके ये यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और दूसरी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हमारी जो अब की जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बहस करती है। दो सवाल पैदा होता है। पहला सवाल ये है कि जब दो चीज़ें आपस में हल होती है और दो चीज़ें आपस में हल नहीं होती है तो उसके पीछे क्या, अंदर की क्या कहानी है। बहैसियत साइंटिस्ट हमारे लिए समझने का सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसको क्या कहते हैं चीज़ होती है वो ये कि हम एटॉमिक लेवल और मालिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को समझें। एटॉमिक और मालिक्यूलर लेवल का मतलब ये है कि वैक्स के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि वो तेल के अंदर हल होती हैं, और उसी वैक्स के अंदर क्या बुराई है कि वो पानी के अंदर क्यों हल नहीं होता। ये दो सवालात हैं और इस दो जवाबात को समझ के हम सॉल्युबिलिटी को मुकम्मल तौर पर पैकअप कर सकते हैं, रैप अप कर सकते हैं। तो वी विल फॉलो द आंसर टू दिस टू क्वेश्चंस के कौन सी खूबी है और कौन सी, मतलब जो भी आप बुराई कहते हैं, आप एब्सेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जो उसको तेल के अंदर हल कर सकती है, हेल्प कर सकती है कि वो हल हो जाए, वही प्रॉपर्टी उसको पानी के अंदर हल क्यों नहीं करवा सकती। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट। अब अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर आपको याद हो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, इसको किसी भी तरह से लिया जा सकता है। एंड आप सब ने अपनी पूरी तवज्जो, ये शर्त होती है इस टॉपिक को समझने के लिए। ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि दिस कंपाउंड मस्ट बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों ऑर्गेनिक है? इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, इसका जो बुनियादी ढांचा है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई। ओके, ये सिर्फ उस डेफिनेशन से आपने समझ लिया। दूसरी है कि अगर ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल होगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होगा? ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने तेल की एग्जांपल दी, तो कोई भी ऑयल जो है ये हमारी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगी। इसी तरह से अल्कोहल होगा। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर लूँगा, मैं कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको समझ। अल्कोहल है, सुना होगा आपने ना, अल्कोहल खुद भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ओके, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो वैक्स इस ऑयल के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है या हल हो सकता है, इट डिज़ोल्व्स, और यही वैक्स वाटर के अंदर हल नहीं हो सकती है। ठीक है, डू नॉट डिज़ोल्व, जो भी है। इस दोनों पॉइंट को हम समझने की कोशिश कर लेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का क्या क्या स्टोरी है। अच्छा, पहले आप समझ ले कि वैक्स जो है ये इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो अभी मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए एक कंपाउंड होता है, कौन? वैक्स। और फिर ऑयल भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड होता है। दोनों कार्बन और हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स से बने होते हैं। अच्छा, इसमें है कौन सी बात है जो हमें समझना है, वो ये है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 2.1 है,
और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो 2.2 है। अगर इनका हम डिफरेंस निकाले 2.2 और 2.1, ये आ जाएगी 0.1। ये 0.1 बहुत छोटी सी डिफरेंस है और ये 0.5 से छोटी है। 0.1 जो इन दोनों का डिफरेंस है, हाइड्रोजन और कार्बन, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैक्स में भी यही है, ऑयल में भी यही है, ठीक है। तो इन दोनों की जो डिफरेंस है वो 0.1 आ रहा है, जो कि 0.5 से छोटी है। अब होगा क्या कि वैक्स और ऑयल दोनों नॉन पोलर होंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दरमियान में रहता है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनी हुई होती है, बॉन्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनने वाली बॉन्ड, या जिसको कहते हैं बराबर या इक्वल शेयर होने वाली बॉन्ड, ऐसी बॉन्ड होती है जिसके इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के उतने ही बराबर होते हैं, ठीक है, या इक्वल बराबर होते हैं। इसके साथ इतना ही दूर होता है जितना इससे दूर होता है, यानी इसका मतलब है बिल्कुल दरमियान में, इससे इतनी दूर, इससे ही इतनी दूर, बिल्कुल दरमियान में। दैट मीन्स, तो इसका मतलब है कि ना हाइड्रोजन इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली खींचता है, ना कार्बन इसको स्ट्रांगली खींचता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपीयर नहीं होते हैं। ये होती है नॉन पोलर, जिसके ऊपर कोई पोल डेवलप ना हो, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर। एक और इस्तेलाह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, और ये नॉन पोलर भी आपको यहाँ से समझ आ जाए, नॉन पोलर इन नेचर ऑफ ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, तो ये होगी कि जो वैक्स होगा वो ऑयल, ये दोनों नॉन पोलर है। ऑयल भी ऑर्गेनिक है, कार्बन हाइड्रोजन से बना है, वैक्स भी कार्बन हाइड्रोजन से बना है। वैक्स ऑयल के अंदर इसलिए हल होता है क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब इन दोनों के दरमियान या इनके ऊपर या ये मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स नॉन पोलर है, और हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल अगर एक सिरे उसका पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो उसके इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप करने में बड़ी आसानी पैदा होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल के दोनों सिरे पॉजिटिव नेगेटिव है। लेट्स सपोज मैं एक ऐसी एग्जांपल दूंगा, दिस इज HCl, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। दिस इज H2O, ये नेगेटिव एंड है पानी का, ये पॉजिटिव एंड है। अच्छा, जब आप HCl को पानी के अंदर डालेंगे तो HCl पानी के अंदर सिर्फ इसलिए जल्दी से डिसॉल्व होगा या जल्दी से इंटरेक्ट करेगा क्योंकि इस क्लोरीन को हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा और इस H पॉजिटिव को ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। पोल या पोलरिटी होने का फ़ायदा ये होता है कि मालिक्यूल्स, जो अपोजिट मालिक्यूल्स है, वो जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप करते हैं, जिसको हम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। वी स्टडीड इन लोअर क्लासेस। तो ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जल्दी से डेवलप हो जाती। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स के ऊपर कोई ऐसी अपोजिट पोल्स नहीं पाए जाते, यानी मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कार्बन के ऊपर ना पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप नहीं होता है, ये ओवरऑल नॉन पोलर रहती। तो सवाल ये है कि नॉन पोलर होने के बावजूद वैक्स अगर तेल में या ऑयल में हल होती है तो इसकी क्या वजह है? कौन सी ऐसी क़ुव्वत कशिश वहाँ पे डेवलप होता है? एनीबॉडी? मैंने आपको, अच्छा ये आपको मैंने समझा दिया कि अगर कोई सब्सटेंस पोलर, इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर कंपाउंड है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ये कंपाउंड, पोलर कंपाउंड्स कैन इजीली बी डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आसानी से हल हो सकती है। रीज़न क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से HCl जल्दी से डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ पोलर एंड पोलर। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चूंकि हमारा पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक, हमने ये समझना है ऑर्गेनिक का क्या स्टोरी है।
तो उसके अंदर वैक्स अगर ऑयल में हल होती है तो वहाँ पे कौन सी इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप होती है? एनीबॉडी? देखिए, हम साइंस को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि साइंस में हर चीज़ एक पटरी पे चल रही होती है। कोई चीज़ बियॉन्ड हमारी सोच के, बियॉन्ड हमारी जो हमारी समझ के कोई चीज़ नहीं होती है साइंस के अंदर। कुछ चीज़ें होती है जो बहुत माइक्रो और जो क्वांटम लेवल, क्वांटम का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, नियॉन, इस तरह के लेवल पे होती, वो थोड़ा सा उसको एज्यूम करना या उसको उस लेवल पे चीज़ों को थोड़ा सा जहन में बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दीज आर आर रियलिटीज़। अब जो हमारी साइंस के अलावा की दुनिया है वहाँ पे सारे मिथ होते हैं। मतलब हम कहते हैं परी होती है, लेट्स सपोज परी होती है, उसको हाउ टू प्रूव के परियां होती है। जिन होता है, कैसे प्रूव कर लेगा जिन होता, ठीक है। तो इसी तरह से वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसको हम, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कहा ट्रेन और पटरी पे चल रही होती। अब पॉजिटिव पोलर और पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो सकते हैं। द रीज़न बीइंग इज इंटरेक्टिव फोर्स, इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मालिक्यूल के दरमियान बनने वाली क़ुव्वत कशिश इंटर मालिक्यूलर फोर्स। अच्छा, मैं इसका जवाब बड़ी गौर से सुन लें। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक फोर्स कहा था, वेरी गुड, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। वो फोर्स जो आपके स्कूल के नाम से है, क्योंकि उसका साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्ज लंदन, उन्होंने इस फोर्स को डिस्कवर किया ना। अच्छा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या कहता है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स बहुत माइन्यूट बात थी जो फ्रिट्ज लंदन ने इसको डिस्कवर किया। वो कहता है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये नहीं कि नॉन पोलर कंपाउंड्स की पूरी ज़िंदगी में कोई पोल, कोई पॉजिटिव नेगेटिव बने ही ना। बने ही ना का मतलब है नहीं ना बने। फ्रिट्ज लंदन ये कहता है कि जो मालिक्यूल्स या कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं उसके ऊपर भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला जाता है, बहुत गौर से, उसके जो न्यूक्लियस है वो दूसरी तरफ चला जाता है। जहाँ न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव एंड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरी तरफ, वहाँ पे नेगेटिव एंड। तो ये मालिक्यूल जो है, जो कि नॉन पोलर है बेसिकली, उसके इलेक्ट्रॉन्स की झुकाव जो है एक छोटे लम्हे के लिए, ठीक है, उसको पोलर बना देता है। वो हमेशा होता है, वो डिपेंड करता है कि कब कब उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाए। और ये उस वक़्त होता है जब हम उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं। ये उस वक़्त होता है जब वो रिएक्शन करना चाह रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त सामने भी कोई चीज़ है, यानी दूसरा कंपाउंड, सामने भी कोई चीज़ है यानी सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पर वैक्स के मालिक्यूल्स है, वैक्स के मालिक्यूल्स आम हालत में एक दूसरे के साथ बड़े हंसी खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन जब वैक्स के मालिक्यूल्स को ऑयल के मालिक्यूल्स के अंदर डाला जाता है तो उसके वैक्स के हर मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन थोड़े से साइड पे हो जाते हैं, उसका न्यूक्लियस दूसरी तरफ, यानी वो मोमेंटरीली, यानी एक लम्हे के लिए क्या बनता है, पोलर बन जाते हैं। जैसे मैं नहीं कहता हूं कि बाज लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो एक लम्हे के लिए बुरे बन जाते हैं। ये शायद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन कोई एक अचानक शुरू कर देता है। हम में से हर कोई थोड़ी अच्छी सोबत में कोई इंसान रहता भी है तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कोई अच्छी बात सुनता है भी तभी चेंज होता है, तो एक लम्हे, चंद लम्हों के लिए या एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही डगर शुरू हो जाते हैं जैसे पहले चल रहे होते हैं। दिस इज फैक्ट विद एवरीबॉडी। ओके, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ये कहते हैं मोमेंटरी, यानी एक चंद लम्हे के लिए वो पोलर बन जाता है, और जब वो पोलर बन जाता है तो उस दौरान वो इंटरैक्टिव फोर्स डेवलप कर लेता है। और ये इंटरैक्टिव फोर्स मालिक्यूल्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये इंटरैक्टिव फोर्स जिसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, ये बनाते और ये सिलसिला बनने और टूटने का मुसलसल जारी रहता है। एंड दिस इज द रीज़न कि वैक्स ऑयल के अंदर हल होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्टिव फोर्स जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, या इसको सादा अल्फाज में हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, या इसको बहुत सादा से अल्फाज में
हम वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इतनी कमज़ोर है, वो फूंक से भी टूटती है, वो खुद से भी टूटता है, वो थोड़ी सी गरम करने से भी टूटती है। ये सारा किस्सा होता है। दैट इज़ ट्रू विद नॉन पोलर है ना, यही किस्सा तो हम कह रहे हैं कि वैक्स नॉन पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। वैक्स ऑयल के अंदर हल होती है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि वैक्स पानी के अंदर क्यों नहीं होता है? वाई? बिकॉज वैक्स इज नॉन पोलर, कोई पोल नहीं होता है, पानी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो आपने देखा वैक्स, आप या तेल आप पानी में डालो, वो तेल ऊपर रहती है, पानी नीचे, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे या पीछे या बैकग्राउंड में स्टोरी ये है कि वो एक नॉन पोलर है और दूसरी पोलर है। नॉन पोलर और पोलर एक दूसरे को कबूल नहीं करते। अच्छा, सवाल फौजिया की ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वैक्स इन द ऑयल ये डिज़ोल्व होती है, उस वक़्त लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। मेरी बात समझ, बहुत गौर से कह रहे हैं कि जब वैक्स को आप पानी में डालते हो, यानी वैक्स नॉन पोलर, पानी पोलर, ये मैंने स्ट्रक्चर पानी का दिखाया, ये पोलर है, वैक्स जो है ये स्ट्रक्चर ये नॉन पोलर है। तो वैक्स पानी के अंदर कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह से वैक्स को भी पानी में हल होना चाहिए और वो मोमेंटरी या इन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से वो थोड़ी पोलरिटी डेवलप तो हो जाती है। ये इसका सवाल है और ये बड़ा अच्छा सवाल है, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, इसका जवाब ये है कि जब वैक्स, जिसको अभी मैं कह रहा हूँ, ये बात अभी भी कायम हो, उस बात को हम हट नहीं, क्योंकि वो फिर साइंस नहीं होगी ना। वैक्स मोमेंटरी या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप कर सकता है, ठीक है, ओके। पानी पोलर सब्सटेंस है, यानी उसका हमेशा, चाहे वो कुछ हो ना हो, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड ये होता है, जिसको कहते हैं दो पोल्स, यानी पोलर। अब होता ये कि जब आप वैक्स को पानी के अंदर डालते हो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो वैक्स की पोलरिटी डेवलप होती है, लेट्स से दैट इज़ 1% और 2%, और उसके मुकाबले में जो पानी की पोलरिटी होती है दैट इज़ 100%। ये हमेशा ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड्स होते हैं, ऑलवेज 100%। और वो जो वैक्स होती है उसके एटम्स और मालिक्यूल जो है फॉर द टाइम बिंग जो है, या जो 2% वो पोलर बनती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो आप समझ ले कि हम उस 2% को जो पानी के अंदर वैक्स थोड़ी बहुत जो पानी के अंदर हल होती है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वैक्स पानी के अंदर हल होते हैं। मेरी बात समझ लो, हम उस वक़्त कह सकते हैं जब ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो, जब ये मिक़दार बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जब हम वैक्स को पानी में डालते हैं वो 1% या 2% या कम या उससे थोड़ा ज़्यादा, जब वो हल हो जाता है तो ओवरऑल वैक्स हमें जो देखने में नज़र आता है, माइक्रोस्कोप एंड नेकेड आई दोनों से, वो वैक्स अलग रहती है, वैक्स और पानी अलग पानी रहता है। तो देयरफॉर हम ओवरऑल ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि द वैक्स विच इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वैक्स जो डिज़ोल्व होती है, दैट इज़ नेग्लिजिबल एंड दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एंड काउंटेड। दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। अच्छा, आई होप कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहली बात यह है कि आज के बाद इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी अक्लमंद स्टूडेंट इस बात को अंदर से एक्सप्लेन कर पाएगा कि वाई इज़ नॉट वैक्स सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई इज़ द सेम वैक्स सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये बात, और उसके अंदर छुपी हुई बात ये है, एंड दैट इज़ द सीक्रेट टू द सक्सेस। वो सीक्रेट सब सिर्फ हमने समझना है, बाकी बात के कौन किसके अंदर वो तो हमें भी पता है। अभी जिसने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो उसको पता है कि वो जो वैसलीन है वो पानी में हल नहीं होता है, ठीक है, वो वैसलीन जो है तेल के अंदर हल हो जाती है, हमें अभी भी पता है, लेकिन रीज़न नीचे क्या है वो पता नहीं है, वो आपको मैंने अभी बता दिया। आई होप कि एवरीबडी इसके लिए। अच्छा, दूसरा हमारा एक और टॉपिक है बिल्कुल इसी तरह से, जो हमारी जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है मैंने कहा नॉन पोलर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर।
अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर? अभी आपके सामने मैंने जो दलाइल आपके सामने रखे, वो दलाइल, उस दलाइल से आप खुद कन्विंस्ड हो चुके होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.2, हाइड्रोजन का 2.1, इसका डिफरेंस निकालेंगे 0.1, वो 0.5 से बड़ी, जो याद रखें ऐसे तमाम कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से बड़ी हो वो हमेशा पोलर होंगे, जिसकी 0.5 से कम होगी वो नॉन पोलर होंगे। अब आप देखें 0.1 0.5 से छोटी है, इसलिए ये नॉन पोलर है। एक और बात जो आपने जहन में रखनी, अच्छा उससे भी बड़ी बात कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से हम कहते हैं कि एक और है जो है हमारी दूसरी हेडिंग, जिसको अभी मैं बता रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा कहते हैं हम नॉन पोलर होता है। इसके पीछे क्या कहानी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर चीफली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द टू एलिमेंट्स। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली इज 0.1 के, विच इज़ वेरी लो, एंड दैट मेक्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओवरऑल नॉन पोलर। ये इनको नॉन पोलर बना लेता है। आई होप के जो दूसरी हमारी हेडिंग है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नॉन पोलर है, क्यों ये पोलर हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो कि क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर या कुछ पोलर भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज अ क्वेश्चन, और इसका आंसर भी सुन लें। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, मैं मिसाल दूंगा, हमारी नेचुरल गैस, घरों में इस्तेमाल होने वाली CNGs वगैरह, जो गाड़ी CNGs की चलती है, वो गैस, LPGs जो सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं घर में, ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन से बने। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, ये सारे के सारे जिन कंपाउंड्स का मैं नाम ले रहा हूँ, ये कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और ये किसी भी सूरत पानी के अंदर हल नहीं होते। अगर हल होंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होंगे। ओके, एक बात ये। दूसरी बात जो तवज्जो तलब है वो ये है कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस वगैरह पाया जाए, ठीक है, हैलोजेंस पाया जाए, ऐसे कंपाउंड चुन के इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनकी वजह से वो कंपाउंड जिसके अंदर क्लोरीन पाया जाएगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाएगा, जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाएगा, वो पोलरिटी शो करेंगे, वो पोलर होंगे। मैं एक मिसाल दूंगा अल्कोहल की। अल्कोहल का जो फार्मूला है वो है CH3CH2OH। अब आप देख लें कि ये बिल्कुल यही कंपाउंड है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी है। CH3 CH2 और OH, इसको मैंने क्लोज करके लिखा हुआ है, ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा जो ओपन करके लिखा जाता है, और इसको कंडेंस ओपन, इसको स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है, दूसरे को कंडेंस फार्मूला, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिल वक्त ये कि CH3 CH2OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल पानी के अंदर खुद ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक होने के बावजूद ये पानी के अंदर हल होता है। अल्कोहल पानी के अंदर हल होती है, उसकी हल होने की वजह क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की वजह से वो पोलर बन जाती है, और पोलर होने की वजह से वो पानी में हल हो जाता है। देयरफॉर अल्कोहल जो है पानी के अंदर उसको डाइल्यूट किया जाता है, यानी मुख्तलिफ जो आप कहीं पे सुना होगा कि मुख्तलिफ जो ड्रिंक्स होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक, उसके अंदर मुख्तलिफ परसेंटेजेस होते हैं, बियर और पता नहीं दूसरे और तीसरे जो भी होते हैं, उसमें मुख्तलिफ परसेंटेजेस ऑफ अल्कोहल होता है, द रेस्ट वाटर होती है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग कि अल्कोहल पानी में हल होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फिर हम ये कहते हैं कि
अब अच्छा, एक और सवाल आप पूछ सकते हो कि जब कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो पोलर होते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि नॉन पोलर नेचर? अभी हमने हेडिंग दी है नॉन पोलर नेचर, ये क्यों कहते हैं? कुछ कंपाउंड्स जो 1% या 2% या बहुत कम या कुछ फ्रैक्शंस बनाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक नॉन पोलर होते हैं, कुछ पोलर होते हैं, तो हम मेजॉरिटी को कंसीडर करते हुए हम इनको नॉन पोलर कहते हैं, माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। वी विल गो विद हेडिंग 3, जो कि हेडिंग होगा हमारी कैटिनेशन, और विल डिस्कस के कैटिनेशन क्या होता है। ये जो कंपाउंड्स अभी मैं आपको बोर्ड पे लंबा चौड़ा सा या स्ट्रक्चर जो भी मैं बनाता हूँ, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे जाके मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये कंपाउंड क्या है, इसके नाम किस तरह से दिए जाते हैं, और अगर आपने नाम देना है तो सबसे आसान तरीक़ा कौन सा होगा? कोई भी आसान तरीक़ा कि 10 कार्बन है, 6 कार्बन है, 4 कार्बन है। आपको नेक्स्ट लेक्चर, इमीडिएट इस लेक्चर के बाद आपको 10-15 मिनट के लेक्चर में आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगी कि किस कंपाउंड का क्या नाम होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड्स लिखूँगा और इनके ज़ाहिर से मैं नाम भी लिखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हो कि ये कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। अब कैसे मीथेन आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। ये होगा हमारी पेंटेन, ठीक है। तो फिल वक्त हम नाम के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस हेडिंग को समझने की कोशिश कर लेंगे कि विच इज़ रिटन एज कैटिनेशन। अच्छा, इस कैटिनेशन को हम समझने के लिए आप दोनों कंपाउंड्स को देख लें। पहले कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन हमेशा, जैसे आरिफा कह रही कि ये ज़रूरी है कि 4 हाइड्रोजन ही आ जाए या मतलब 3 आ जाए या ज़्यादा आ जाए, वो इसलिए क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और उस 4 बॉन्ड में कार्बन के, अगर कार्बन होगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी, अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन ही आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक स्केलेटन में, बुनियादी ढांचे में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। दैट इज़ वन ऑफ द आइडेंटिफाइंग फीचर। अच्छा, अगर मैं इस कंपाउंड को यूँ कर लूँ कि एक और कार्बन इसके ऊपर ऐड कर लो, जैसे आप इस हाइड्रोजन को मैंने हटाया, अभी जो मैं बात कर रहा था, इसकी जगह मैंने कार्बन लगाया। जो चौथा बॉन्ड है ये इस कार्बन का इस कार्बन, अगर ये ना होता तो यहाँ पे ये केस है, इसको आप फॉर इंस्टेंस भूल जाए कि दिस इज़ नॉट हियर, तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। अगर ये हट जाती है तो यहाँ पे कार्बन आएगा, लेकिन उस कार्बन के बाकी जो 3 और बॉन्ड होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। इस कंपाउंड को हम ईथेन कहेंगे। अब इसको गौर कर लें। फिर इसी तरह से अगर हम एक और कार्बन बढ़ाएंगे, बिल्कुल यही, इस हाइड्रोजन की जगह हम यहाँ पे कार्बन देंगे और उस कार्बन के साथ मज़ीद 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये देखिए, दिस इज हाइड्रोजन। आप देख रहे कि ये क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं चेन फॉर्मेशन। और आप देख ले कि ये लॉन्गर चेन है एज कंपेयर टू दिस चेन। लेकिन याद रखें कि ये चेन की तादाद या जो अभी जंजीर बन रही है, ये चेन यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी। जितने कार्बन आखिर में ऐड होते जाएंगे, ये चेन लॉन्गर से लॉन्गेस्ट बनती जाएगी, ठीक है। और ये कई, आप कह सकते हो कई मिलियन तक जा सकती है, राइट। अच्छा, अब सवाल ये कि लफ्ज़ चेन हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और चेन फार्मेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और बड़ी नुमाया खसूसियत और प्रॉपर्टी है चेन फॉर्मेशन, चेन बनाने की सलाहियत। तो इस चेन बनाने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। सवाल ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेन्स, लॉन्ग चेन्स क्यों बनाते हैं? इसकी पहली वजह यह है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की 4 वैलेंसी होती, और कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जब जुड़ेगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, 2 कार्बन यहाँ इसके साथ जुड़ेगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा, और जो उस बॉन्ड की जगह कार्बन जुड़ेगी, कार्बन के बाकी फिर हाइड्रोजन होगा। और अगर आप देख लें, ये इस कार्बन को ज़रा गौर कर लें, ये बीच वाला कार्बन आप देख लें, आम हालत में कार्बन के साथ, सिंगल कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये जो कार्बन यहाँ पे है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है।
बाकी ये किससे जुड़ा हुआ है, ये अपने ही जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, क्योंकि कार्बन एटम्स ओवरऑल एक ही होते हैं लेकिन वो तादाद ज़्यादा होती है, 1 2 10 10,000, फिर इसी तरह से 100,000। कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, यानी कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ लिंकेजेस फॉर्म करते रहते हैं, जिसको सेल्फ लिंकिंग कहा जाता है। और दिस सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और खसूसियत है, नन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन शो अप दिस प्रॉपर्टी। कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेनेशन की खसूसियत शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैटेनेशन किसकी खसूसियत होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियत होती है, राइट। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। कार्बन 4 वैलेंसी रखती है, कार्बन जो है अपने 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ, और बाकी जो या फिर एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड्स वो कार्बन के साथ बना सकती है। ऊपर नीचे भी कार्बन जुड़ सकता है, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन की बात करेंगे। तो स्ट्रेट चेन में ये होगा कि पहले से मौजूद जो कार्बन होंगे उसके साथ फिर कार्बन जुड़ेगा, फिर कार्बन जुड़ेगी, एंड दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन। और इस लॉन्ग चेन फॉर्मेशन को जिसकी वजह कार्बन कार्बन का आपस में सेल्फ लिंकिंग होता है, एक दूसरे के साथ उसका जुड़ना होता है, उसको हम कहते हैं कैटेनेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। वो भी हो सकता है, हाँ, ये इसमें होगा कि उसको हम कहते हैं ये स्ट्रेट चेन है जिसमें सीधे सीधे जा रहा है, वो ब्रांच्ड होगा, उस तरह भी बन सकती है जो आप कह रहे हो। दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, दैट इज़ पॉसिबल, आल्सो नहीं, दैट इज़ पॉसिबल। वो फिर ब्रांच चेन होगा। अगर ऊपर नीचे भी जाएगा, सीधे के साथ साथ ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ ब्रांच चेन। अगर सीधा जा रहा है उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। ये क्लासिफिकेशन में हम इसको भी पढ़ लेंगे।